सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज प्रातःकालीन बेला में मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाने का मौका मिल रहा है। कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताया था और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखेंगे। और सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से जो हमारी मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और साथ देंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने आप लोगों को कल नेफ्रॉन की संरचना बताई थी। नेफ्रॉन की संरचना के साथ साथ कुछ चीज़ें आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो एफरेंट नलिका होती है, यहाँ से जितना भी रुधिर आता है ये केशिका गुच्छों से छन कर इसका जो रुधिर प्लाज्मा है इसके अंदर बोमांस कैप्सूल के अंदर आता है। हम यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही मेडिसिन वगैरह हम लोग लेते हैं तो मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं, इसीलिए और मेडिसिन में केमिकल होते हैं तो वो सारा छन के यहाँ आता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई चीज़ पहुँचाती है तो वो मेडिसिन है, जो हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। किडनी की हेल्थ के लिए हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, ये बात सदैव ध्यान रखिए। जिसको ऐसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए चाय की छन्नी है, चाय छन्नी में अगर आप चाय डालते हैं और मान लीजिए उसके छन्नों में मलाई फंस जाए तो क्या होगा? चाय नहीं छन पाएगी। बिल्कुल उसी तरह से इसमें होता है। अगर मान लीजिए हम कोई केमिकल या किसी भी तरह का कोई मेडिसिन वगैरह या कुछ भी जो अनवांटेड है वो लेते हैं तो हमारी दोनों किडनियों में जितने भी ये बोमांस कैप्सूल मौजूद होते हैं सबके छन्ने ब्लॉक हो जाते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे ज़्यादा जब किडनी खराब होती है तो दोनों एक साथ होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने बॉडी में खाया हुआ है वो दोनों किडनियों में एक साथ जाता है छन्ने के लिए। तो यदि वो केमिकल एक किडनी को ख़राब करेगा तो दूसरे को भी ऑटोमेटिक ख़राब करेगा। तो पहला सवाल यही बनता है कि भाई एक व्यक्ति है उसमें केवल एक ही किडनी खराब हो सकती है क्या? जवाब है नहीं। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, 99% मामलों में दोनों किडनी एक साथ खराब होती है। इसीलिए किडनी को चेंज करने की नौबत आती है। तो जैसे मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा जाता है। अब डायलिसिस क्या चीज़ होती है कि शरीर की एक जो वेन होती है, यानी एक शिरा, उस शिरा से रुधिर को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद एक मशीन में उसको रुधिर को एक तरफ से डाला जाता है। मशीन यूरिया को फिल्ट कर देती है और उसके बाद फिल्टर्ड रुधिर को वापस किसी दूसरी वेन में डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जिन लोगों की जो किडनी खराब हो जाती है उन्हें लगभग हफ्ते में एक बार या दो बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि 3-4 दिन तक अगर शरीर में यूरिया इकट्ठा हो जाएगी तो मरने की नौबत आ जाएगी, यानी कि बॉडी पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं उन लोगों को कि 3 या 4 दिन बाद डायलिसिस करवाया जाता है। 3 या 4 दिन बाद, या कभी कभी मे बी पॉसिबल, जैसा है उनकी संरचना। अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनको प्रोटीन से संबंधित चीज़ें नहीं दी जाती हैं। यहीं से सवाल बनता है कि डायलिसिस पे रखे हुए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा भोजनीय पदार्थ कम देना चाहिए? जवाब है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल बनेगा, अमीनो अम्लों से अमोनिया बनेगी और अमोनिया से फिर से यूरिया बनेगी, और उसी यूरिया को तो निकाला जाता है। तो जितना कम प्रोटीन खिलाया जाएगा उतना ही धीरे धीरे यूरिया बनेगी। तो उतना धीरे धीरे बनेगी तो उतनी देर में डायलिसिस करना पड़ेगा। अधिकतर जो लेटरेज में जितने लोग होते हैं उनको जब भी अब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आदमी 60 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया, कुछ लोग उनको किडनी नहीं देते हैं तो उनको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है कि भाई ये सब एहतियात बरते जाते हैं जिनसे उनका जीवन कुछ सालों के लिए बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये तो था डायलिसिस के ऊपर। डायलिसिस के ऊपर और ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता। यही बनता है कि अगर गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, तो किडनी ख़राब होने के बाद में आदमी को किस चीज़ पे रखा जाता है? जवाब होगा डायलिसिस। ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक विशेष हार्मोन की जिसका नाम होता है ADH। नाम सुना होगा आपने, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारी जो पीयूष ग्रंथि है ये समय समय पर बनाती रहती है। मूत्र का कंट्रोल इसी ADH हार्मोन से होता है। नाम ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्र का बाहर निकलना।
ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बुक में है ही नहीं, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखना, डाईयूरेटिक का मतलब मूत्रज या मूत्र का बाहर निकलना है, किसी तरीके से मूत्र निकालना, तो इसे हम लोग कहते हैं डाईयूरेटिक। एक चीज़ और, जैसे चाय कॉफ़ी होती है, टी एंड कॉफ़ी, इन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं ये है डाईयूरेटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इनको पीने के बाद में मूत्र का मतलब एहसास होता है, तो इस तरह से ये डायूरेटिक सब्सटेंस है, यानी इसको पीने के बाद ये एक हार्मोन का देखिए आप, ये एंटी डायूरेटिक है। इसका मतलब अगर ये बन गया तो एंटी कम हो जाएगा, ये बन गया तो मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसके बनने के क्रम को रोकते हैं। ये जो टी और कॉफ़ी होते हैं ये एडीएच हार्मोन को कम कर देते हैं, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कम कर देते हैं, और शरीर में डायूरेटिक कंडीशन पैदा हो जाती है। डायूरेटिक कंडीशन पैदा हो जाती है तो मूत्र अधिक आता है, प्यास अधिक लगती है, आदमी पानी पीता है, बॉडी का पानी बाहर निकलता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी पानी कम पीता है या किसी कारण से पानी कम हो जाता है शरीर में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एडीएच हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, ज़्यादा निकलने लगता है। जब एडीएच हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है तो मूत्र की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आप सब लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, उसको डर लगने लगता है या कहीं एक जगह बैठ जाता है, छुप जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, भय वगैरह जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में पानी की आवश्यकता होती है, तो शरीर सोचता है नहीं पानी को अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ। ये कई बार क्या होता है कि आदमी पानी नहीं पी पाता है या किसी ऐसी जगह फंस जाता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा शरीर यही एडीएच हार्मोन सिक्रेट करता है। हमारा जो पीयूष ग्रंथि है वो एडीएच हार्मोन सिक्रेट करता है। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, मूत्र की मात्रा को ऑटोमेटिक कम कर देता है। ठीक है, तो ये तो था एडीएच हार्मोन के ऊपर। यहाँ से दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप 30 सेकंड में, आशा करता हूँ आप उसका उत्तर अच्छे से दे देंगे। प्रश्न है कि शरीर में, बॉडी में एडीएच का कार्य है, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, मैं आपको ए, बी, सी और डी ये 4 ऑप्शन लिख के देता हूँ। पहला ऑप्शन है मूत्र की मात्रा को कम करना, दूसरा है मूत्र की मात्रा को बढ़ाना, तीसरा है मूत्र की मात्रा का नियमन करना, नियमन यानी कंट्रोल करना, ठीक है, और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला बॉडी में एडीएच का कार्य क्या है, मैंने ये नहीं बोला है कि इसकी अधिकता का कार्य क्या है, मैंने ये भी नहीं बोला है कि इसकी कमी से क्या होता है। तो इसीलिए आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में इस तरह की होशियारी तो होती रहती है कि बॉडी में एडीएच का कार्य क्या है, तो एडीएच ये रेगुलेट करने का काम करता है, मूत्र की मात्रा को कंट्रोल यानी कि अधिक स्रावित होके या कम स्रावित होके मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है। बॉडी में मौजूद जल की मात्रा को कितना बाहर निकालना है, कितना नहीं निकालना है, इस बात का जो कंट्रोलेशन है वो हमारे एडीएच के पास होता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, अगर इस तरह से प्रश्न आता कि बॉडी में एडीएच की अधिकता से क्या होता है, तो एडीएच अधिक हो जाएगा तो मूत्र की मात्रा कम बन जाएगी। और अगर ये प्रश्न आता है कि बॉडी में एडीएच की कमी से क्या होता है, तो भाई मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है ना। ये प्रश्न अगर बनता है कि चाय और कॉफ़ी से एडीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम सब जानते हैं चाय और कॉफ़ी से प्रेशर ज़्यादा आता है, मूत्र की मात्रा अधिक बनती है। तो जब मूत्र की मात्रा अधिक बनती है तो इसका मतलब एडीएच कम बनता है, यानी चाय कॉफ़ी पीने से एडीएच की जो एडीएच हार्मोन है वो कम बनने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न एडीएच से रिलेटेड आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। बॉडी में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई थिंक। बॉडी में एडीएच का कार्य है, जवाब है मूत्र की मात्रा का कंट्रोल करना, नियमन करना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सी। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं जरा। एक चीज़ और है, उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूँगा, वो है मूत्र का रंग। इस चीज़ पे मूत्र का एक विशेष रंग होता है
है ना। तो मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, क्रोम। क्रोम शब्द का मतलब होता है कलर, ठीक है, और यूरिन का कलर, तो फिर नाम पड़ा यूरोक्रोम। नाम क्या पड़ा? यूरोक्रोम, ठीक है। यानी मूत्र में जो विशेष रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। क्रोम का मतलब ही रंग होता है, ठीक है। और मूत्र के अंदर जो स्पेशल खुशबू आती है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं उसमें एक स्मेल आती है ताजे मूत्र के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है यूरिनोड की वजह से, यूरिनोड की वजह से, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं ध्यान से, ताजे मूत्र की जो स्मेल होती है वो यूरिनोड की वजह से आती है, ठीक है। ताजे मूत्र की जो स्मेल है वो यूरिनोड की वजह से आती है, लेकिन जैसे ही मूत्र बासी होता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा, तो उस पर ना क्या होता है कि बैक्टीरिया उसका अपघटन करने लगते हैं। यानी उसके अंदर जो यूरिया होता है उस यूरिया को तोड़ के उस यूरिया के स्थान पर वो अमोनिया में उसको बदल देते हैं, और अमोनिया की एक बड़ी खतरनाक स्मेल होती है। तो बासी मूत्र में अमोनिया की स्मेल आती है, जबकि ताजे मूत्र में यूरिनोड की स्मेल आती है। ये भी एक विशेष प्रश्न बनता है कि ताजे मूत्र में किसकी स्मेल आती है? ताजे मूत्र में यूरिनोड की स्मेल आती है, लेकिन पड़े हुए मूत्र में या बासी मूत्र में अमोनिया की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ना, जो डीनाइट्रीफाइंग या विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको भी तो अपना भोजन चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि ये जो यूरिया होता है, इस यूरिया को तोड़ देते हैं अमोनिया में, विघटन कर देते हैं अमोनिया में। अब ये अमोनिया या तो पेड़ पौधों को मिल जाती है, खेत में मिल जाती है, अथवा ये इस पे दोबारा से जो बैक्टीरिया वो अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद इसे वातावरण के नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र में कुछ तो चली जाती है, कुछ फिक्सेशन के रूप में चली जाती है, ये अलग मैटर है। तो ये आप इसके बारे में, मूत्र के बारे में ये चीज़ें आपने। अच्छा, एक और चीज़, कैमल यानी ऊँट रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। तो ऊँट का जो मूत्र होता है अत्यंत गाढ़ा होता है, ताकि वो शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सके, बहुत दिनों तक वो बिना खाए पिए रह सकता है। तो उसके हिसाब से उसके मूत्र का बहुत ही ज़्यादा भाग गाढ़ा होता है। तो ये भी मैं आप लोग को बताना चाहता था एक चीज़। हालांकि इसमें से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये एक अडप्टेशन है रेगिस्तान के जहाज की, यानी कि अपने ऊँट की, ठीक है। तो ये तो हमने किडनी के बारे में पढ़ा। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र में कुछ चीज़ें और उत्सर्जी पदार्थों के रूप में क्या क्या चीज़ें बनती है? मल मूत्र दोनों ही उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसके अलावा नोजी या दूसरे जो ईयर वैक्स होते हैं, या अपने स्वेट होता है, वो भी क्या होता है? ये उत्सर्जन का ही एक प्रकार है। अच्छा देखिए, स्वेट यानी कि पसीना, पसीने से दो विशेष चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है? पसीना हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, टेम्परेचर का नियमन करता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पसीना आके उसको कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, उसके साथ कुछ लवण और कुछ लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलते हैं, जो त्वचा पर, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि त्वचा पर मौजूद जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं उनको ख़त्म कर देता, अपघटित करने का कार्य करता है। तो ये डिफेंस में भी, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हमारी त्वचा बड़ा काम कर रही है। मतलब एक पसीना तीन काम, हीट रेगुलेट कर रहा है, बैक्टीरिया को धुल दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह होता है, नमक होता है, लवण की मात्रा होती है, उसको भी वो पसीने के रूप में बाहर कर देता है। यानी कि पसीने के तीन काम हो गए। तो ये भी एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ हो गया, क्योंकि हमारे शरीर से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं तो वो उत्सर्जित होने लगती हैं, ठीक है। तो ये था उत्सर्जित पदार्थों के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।